हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का। ये एक्ट है। स्टार्ट करना चैप्टर नंबर 30 से, जो है मिसलेनियस। तो स्टार्ट होता है सेक्शन नंबर 80 से। सेक्शन नंबर 80 है पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर एंड अदर ऑफिसर टू एंटर एंड सर्च एक्सेट्रा। तो लिखा हुआ है इसमें, नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सीआरपीसी 1973। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सीआरपीसी में क्या है। कोई भी पुलिस ऑफिसर है जिसका रैंक बिलो, मतलब जिसका रैंक नॉट बिलो द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर है, या फिर कोई अदर ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में एंटर कर सकता है, किसी भी पब्लिक प्लेस पे सर्च कर सकता है एंड अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट, जो भी पर्सन फाउंड हुए वहाँ पे, या फिर रीजनेबली सस्पेक्टेड है कि उन लोगों ने कमिट किया है, मतलब कमिटेड या कमिट करने वाले हैं, मतलब अबाउट टू कमिट है वो, ये ऑफेंस करने वाले इस एक्ट में, तो उनको अरेस्ट कर सकते हैं। तो सिंपल सी बात यहाँ बताई हुई है कि कोई भी ऑफिसर जो है नॉट बिलो द रैंक ऑफ जो इंस्पेक्टर है या कोई अदर ऑफिसर सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का जो कि ऑथराइज किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इस बिहाफ में, वो यहाँ पे एंटर कर सकता है, पब्लिक प्लेस में, और अरेस्ट कर सकता है विदाउट वारंट जो भी पर्सन वहाँ पे फाउंड हुए हैं, जो कि रीजनेबली सस्पेक्टेड हुए हैं कि उन्होंने यहाँ पे ऑफेंस कमिट किया है इस एक्ट में। उन लोगों को, मतलब यहाँ पे उन्होंने ऑफेंस कमिट कर रहे हैं पब्लिक प्लेस पे या फिर करने वाले हैं, तो उनको विदाउट वारंट वो अरेस्ट कर सकता है। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सबसेक्शन एक्सप्रेशन पब्लिक प्लेस का मीनिंग यहाँ पे क्या होगा, तो पब्लिक प्लेस का मीनिंग हुआ कोई भी पब्लिक कन्वेंस, कोई भी होटल, शॉप या कोई अदर प्लेस जो कि इंटेंडेड टू बी यूज और एक्सेसिबल बाय पब्लिक है। फिर सबसेक्शन 2 है कि वेयर एनी पर्सन इज अरेस्टेड अंडर सबसेक्शन 1 बाय ऑफिसर अदर देन पुलिस ऑफिसर। अब अगर कोई भी पर्सन जो है सबसेक्शन 1 में इसको अरेस्ट किया गया था, वो अदर देन पुलिस ऑफिसर के द्वारा अरेस्ट किया गया था, तो जो ऑफिसर जिसने अरेस्ट किया वो विदाउट अननेसेसरी डिले उसको टेक और सेंड करेगा, मतलब पहले पकड़ेगा, मतलब ले जाएगा, और बाद में मतलब लेगा, मतलब पकड़ेगा और फिर उसके बाद ले जाएगा अब सेंड टू पर्सन अरेस्टेड, जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है वो मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा, जिसके पास जुरिडिक्शन है उस केस को ट्राई करने की, और ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन के पास। फिर जो भी प्रोविजंस होंगे सीआरपीसी 1973 के, वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएंगे, जो कि रिलेशन होती है एंट्री, सर्च और अरेस्ट वगैरह से रिलेटेड, इस सेक्शन में यहाँ अप्लाई हो जाएंगे। पे लिखा हुआ है सेक्शन 81 एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट, तो द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट शैल हैव नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग इनकंसिस्टेंट देयर विद कंटेंट इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइमिंग कोड। तो ये एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, तो जो प्रोविजन है इस एक्ट के वो यहाँ पे रहेंगे, मतलब ओवरराइडिंग इफेक्ट में एप्लीकेबल रहेंगे। इससे फर्क नहीं पड़ेगा कि कोई जो अदर इनकंसिस्टेंट लॉ है जो कि टाइमिंग इनफोर्स में एप्लीकेबल है, उसमें क्या लिखा हुआ है या उसमें क्या दिया हुआ है। फिर लिखा हुआ है, प्रोवाइडेड नथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट रिस्ट्रिक्ट एनी पर्सन फ्रॉम एक्सरसाइजिंग हिज राइट कॉन्फर्ड अंडर कॉपीराइट एक्ट 1957 और पेटेंट्स एक्ट 1970। तो ये जो है, ये यहाँ पे किसी पर्सन को अफेक्ट नहीं मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा किसी पर्सन को, वो जो एक्सरसाइज कर सकता है अपना राइट कॉपीराइट एक्ट में या पेटेंट्स एक्ट। के बाद है सेक्शन नंबर 81 ए। तो एप्लीकेशन ऑफ दिस एक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड ट्रंकेटेड चेक। तो सबसे पहले आपको इलेक्ट्रॉनिक चेक और ट्रंकेटेड चेक के बीच में डिफरेंस समझा देता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक चेक होता है जो डिजिटल चेक होता है, जिसको ऑनलाइन कोई पर्सन फिल करके किसी पर्सन को सेंड कर देता है, ये सारी फुल प्रोसीजर ऑनलाइन होता है, इसमें कुछ फिजिकल चेक नहीं होता। और ट्रंकेटेड चेक में क्या होता है कि बैंक जो है क्लियरेंस पर्पस के लिए एक चेक को दूसरे बैंक के पास भेजती है, जैसे किसी दूसरे बैंक के कस्टमर ने चेक इशू किया, आप उसको अपने बैंक के पास लेके गए कि ये चेक मेरे अकाउंट में डिपॉजिट करिए, तो जो आपका बैंक है वो उस वाले चेक की ट्रंकेटेड इमेज बना के उस बैंक को देगा, तो उसकी वो क्लियरिंग पर्पस के लिए, तो ये ट्रंकेटेड चेक होता है। तो जो प्रोविजन है इस एक्ट के वो अप्लाई होते हैं फॉर द टाइमिंग कोर्स, जो भी है इस एक्ट में वो अप्लाई हो जाएंगे रिलेशन टू इलेक्ट्रॉनिक चेक्स या ट्रंकेटेड चेक्स वगैरह का, और सब्जेक्ट टू सच मॉडिफिकेशन और अमेंडमेंट होंगे जो कि नेसेसरी यहाँ पे कैरी आउट करने के लिए फंक्शंस को, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कंसल्टेशन करके विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोटिफिकेशन इशू कर सकती है ऑफिशियल गैजेट में। फिर जो भी नोटिफिकेशन इशू करता है आप सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको
रखा जाता है इस हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास 30 डेज़ के लिए, जैसा कि हम पहले पढ़ते हैं हमेशा हर एक्ट में वैसे ही। और अगर कोई सेशन डिसॉल्व हो जाता है, तो 2 और मोर सक्सेसिव सेशंस में रखा जाता है, बोथ द हाउस में, और जैसे कि वो एग्री करेंगे लॉ वगैरह बनाने के लिए जिस मॉडिफिकेशन वगैरह के साथ, जिस नोटिफिकेशन के साथ, उस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेबल होगा, एज़ द केस में बी। हाउएवर सच मॉडिफिकेशन और एमेंडमेंट shall without prejudice to the validity of anything previously done under that notification। तो ये किसी भी तरीके से पुरानी जो एक्ट में कुछ भी काम हो चुका है, कुछ भी नोटिफिकेशन आने के पहले कुछ चीज़ें यहाँ पे हो चुकी हैं, उनको अफेक्ट नहीं करेंगे। सिंपल सी बात है। फिर लिखा हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, जो एक्सप्रेशन इलेक्ट्रॉनिक चेक, ट्रंकेटेड चेक का उनका मीनिंग यहाँ पे वही असाइन होगा जो सेक्शन 6 ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 में दिया हुआ है, जो कि एक्ट नंबर 26 ऑफ 1881 था। सेक्शन 82 है कंट्रोलर, डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट कंट्रोलर टू बी पब्लिक सर्वेंट। तो जो भी कंट्रोलर है, डिप्टी कंट्रोलर है, असिस्टेंट कंट्रोलर है, उनको यहाँ पे डीम्ड पब्लिक सर्वेंट समझा जाएगा सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी में। फिर है सेक्शन 83 जो है पावर टू गिव डायरेक्शन। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन दे सकती है टू एनी स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डायरेक्शन दे सकती है स्टेट गवर्नमेंट को, जिससे वो कैरी आउट कर पाए एग्जीक्यूशन इन द स्टेट, मतलब स्टेट में एग्जीक्यूट कर पाए किसी भी प्रोविजंस को उस एक्ट के, रूल्स रेगुलेशन और ऑर्डर जो भी यहाँ पे बनाए गए हैं। अब है सेक्शन 84। सेक्शन 84 है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो किसी भी तरीके का सूट, प्रोसिक्यूशन, अदर लीगल प्रोसीडिंग यहाँ पे किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या जो भी कंट्रोलर और एनी पर्सन जो भी एक्ट कर रहा है उसके बिहाफ में, उनके खिलाफ नहीं लगाया जाएगा। और जो भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर है, अगर उन्होंने यहाँ पे कुछ भी किया है गुड फेथ में, या उनकी इंटेंशन थी कि गुड फेथ में करने की इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और कोई भी रूल्स रेगुलेशन या ऑर्डर जो भी यहाँ पे बनाए गए हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वो यहाँ पे सेम एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेक्शन 84 ए, मोड्स और मेथड्स फॉर इंक्रिप्शन। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे बताएगी कि सिक्योर यूज किस तरीके से किया जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और प्रमोशन ऑफ ई गवर्नेंस, ई कॉमर्स और प्रिस्क्राइब मोड और मेथड्स जो भी इंक्रिप्शन के हैं। तो यहाँ पे कौन बनाएगा, इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ यहाँ पे मोड्स ऑफ एन्क्रिप्शन बता देगी, मतलब फॉर सिक्योर यूज करने के लिए यहाँ पे मीडियम बता देगी, इलेक्ट्रॉनिक, मतलब सॉरी, यहाँ पे सिक्योर यूज करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडियम और प्रमोशन करने के लिए ई गवर्नेंस और ई कॉमर्स के लिए प्रिस्क्राइब कर देगी मोड्स और मेथड्स को एन्क्रिप्शन करने के लिए। तो सेक्शन 84 बी है पनिशमेंट फॉर अबेटमेंट ऑफ ऑफेंसेस। तो लिखा हुआ है वेन एवर, सॉरी, whoever, so whoever abets any offense shall, if act abated is committed in consequence of the abatement। तो कोई पर्सन है, अगर वो यहाँ पे कुछ भी एबेट करता है किसी ऑफेंस को, और उसके अबेटमेंट करने की वजह से यहाँ पे कुछ भी उसकी कॉन्सिक्वेंसेस की वजह से अबेटमेंट के यहाँ पे कोई ऑफेंस हो जाती है, तो जहाँ पे भी नो एक्सप्रेस प्रोविजन होगा यहाँ पे इस एक्ट में, मतलब यहाँ पे कुछ अलग से इस एक्ट में कहीं प्रोविजन नहीं बताया उसके बारे में कि उसमें क्या पनिशमेंट वगैरह मिलेगी उस अमेंडमेंट के लिए। तो पनिशमेंट वही मिलेगी जो पनिशमेंट प्रोवाइड की जाती है उस ऑफेंस की इस एक्ट में। तो अबेटमेंट करने की भी अगर अलग से पनिशमेंट नहीं दी गई होगी, तो सेम पनिशमेंट यहाँ पे मिल जाएगी अबेटमेंट करने के लिए, जो उस ऑफेंस की मिलती है इस एक्ट में। फिर एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है एनी एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबेटमेंट। तो कोई भी एक्ट और ऑफेंस जो है यहाँ पे समझा जाएगा कि इसके कॉन्सिक्वेंस में हुआ है अबेटमेंट के, जब कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंस्टिगेशन, किसी ने इंस्टिगेशन किया, मतलब उकसाया, या किसी कॉन्स्पिरेसी के परसुएंस में हुआ, मतलब कॉन्स्पिरेसी मतलब एक एग्रीमेंट होता है टू और मोर पर्सन का, जो कि अनलॉफुल एक्ट को अनलॉफुल मीन्स से करने की कोशिश करते हैं, या फिर एड करते हैं, या फिर मतलब एड किया है किसी ने। तो ये 3 चीज़ें यहाँ पे हमेशा होती हैं, आपको पता ही होगा। ठीक है।
तो यहाँ पे माना जाएगा। फिर सेक्शन 84 सी है, पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस। तो जब भी किसी ने यहाँ पे अटेम्प्ट टू कमिट किया, करने की कोशिश की, यहाँ पे ऑफेंस जो पनिशेबल है इस एक्ट में, या फिर कॉज किया है उस ऑफेंस को कमिट होने के लिए, तो जो अबेटमेंट है उसमें अगर कुछ भी कमीशन वगैरह किया है उस ऑफेंस के लिए, और यहाँ पे कोई एक्सप्रेस प्रोविजन नहीं है यहाँ पे पनिशमेंट का उस अटेम्प्ट के लिए, तो उसको पनिशमेंट दी जाएगी इम्प्रिजनमेंट ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन। तो किसी भी डिस्क्रिप्शन के लिए यहाँ पे उसको इम्प्रिजनमेंट हो सकता है उस ऑफेंस के, जिसका यहाँ पे टर्म क्या होगा, तो विच में एक्सटेंड टू 1.5 ऑफ द लॉन्गेस्ट टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट प्रोवाइडेड फॉर दैट ऑफेंस। तो यहाँ पे उसको वो पनिशमेंट मिलेगी जो मैक्सिमम पनिशमेंट जो प्रोवाइड की जा सकती है उस ऑफेंस की, उसका 1.5 मिलेगा, मतलब आधी पनिशमेंट मिलेगी मैक्सिमम टर्म की जो उस ऑफेंस के लिए दी जा सकती है, और विच द फाइन इज प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, और जो भी फाइन प्रोवाइड किया था उस ऑफेंस के लिए, और बोथ, या दोनों ही मतलब। सेक्शन 85 है ऑफेंसेस बाय कंपनीज। तो वही जैसा हम हमेशा यहाँ पे पढ़ते आए हैं हर एक में, कि अगर कोई कंपनी का कोई भी डायरेक्टर या कोई भी पर्सन है जो भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो यहाँ पे लायबल हो जाता है, अनलेस जब तक वो प्रूव नहीं कर देता कि उसने यहाँ पे सारी चीजें प्रिवेंट करने की कोशिश की थी, और अदरवाइज वो लायबल हो जाता है। तो फिर भी पढ़ लेते हैं कि जब भी कोई पर्सन यहाँ पे कमिट कर रहा है कॉन्ट्रवेंशन प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट का, और वो यहाँ पे डायरेक्शन और ऑर्डर जो कि दे आर अंडर इस कंपनी, मतलब कंपनी वगैरह थी, तो एवरी पर्सन, जो भी पर्सन उस टाइम पे उसके कॉन्ट्रवेंशन जब भी कमिट हुआ, उसमें इंचार्ज था, रिस्पॉन्सिबल था कंपनी के कंडक्ट में, बिजनेस में, एज वेल एज कंपनी में, तो शायद भी गिल्टी हो जाएगा ऑफ कॉन्ट्रवेंशन, और उसको लायबल हो जाएगा, लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट वैसी पनिशमेंट वगैरह उसके लिए प्रोसीड की जाएंगी। फिर प्रोवाइडेड दैट नथिंग कंटेन्ड इन दिस सबसेक्शन शैल रेंडर एनी पर्सन लायबल टू पनिशमेंट। अब कोई पर्सन यहाँ पे लायबल नहीं होगा पनिशमेंट के लिए अगर वो प्रूव कर दे कि जो कॉन्ट्रवेंशन हुई थी विदाउट उसकी नॉलेज की हुई थी, और उसने ड्यू डिलीजेंस एक्सरसाइज की थी प्रिवेंट करने के लिए उस कॉन्ट्रवेंशन को। फिर लिखा हुआ नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन 1। इससे फर्क नहीं पड़ता कि सबसेक्शन 1 में क्या लिखा हुआ, जब भी कोई कॉन्ट्रवेंशन होगी इस एक्ट की प्रोविजंस की, कोई भी रूल, डायरेक्शन या ऑर्डर जो भी यहाँ पे बनाए गए हैं, कमिट किए गए हैं कंपनी के द्वारा, अप्रूव हो जाएंगी। कॉन्ट्रवेंशन has taken with the consent and connivance or attributable to any neglect on the part of any director, manager, secretary, or other officer of the company, or such director, manager, secretary वगैरह other person shall also be deemed liable। मतलब यहाँ पे अगर कोई पर्सन है और ये प्रूव हो गया कि उसकी कंसेंट और कनाइवेंस वगैरह के साथ हुई थी, एट्रीब्यूटिव के कारण हुई थी, जो नेग्लेक्ट वगैरह उसकी तरफ से हुआ था, कौन कौन, ये डायरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी, जो भी अदर ऑफिसर है कंपनी के, तो उनको भी यहाँ पे डीम गिल्टी मान लेंगे, और उनके अगेंस्ट लायबिल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट हो जाएगा आप पनिशमेंट देने के लिए अकॉर्डिंगली। फिर लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन तो फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस सेक्शन, कंपनी का मतलब होगा कोई बॉडी कारपोरेट जो कि इंक्लूड होती है कंपनी, और कोई भी अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स वगैरह की। और डायरेक्शन का सॉरी, और मतलब डायरेक्टर का मतलब होगा यहाँ पे फर्म, पार्टनर ऑफ फर्म हो जाएगा, जो भी फर्म का पार्टनर है, पार्टनर इन द फर्म। सेक्शन 86 है पावर टू रिमूव डिफिकल्टी। तो जब भी कोई डिफिकल्टी अराइज हो जाती है इस एक्ट को करने में, मतलब इस एक्ट को इफेक्ट देने में, तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ऑर्डर पब्लिश करके ऑफिशियल गैजेट में यहाँ पे प्रोविजंस बना सकती है जो कि इनकंसिस्टेंट नहीं होंगे इस एक्ट के अकॉर्डिंग, और जो कि उनको नेसेसरी लगते हैं कि उनको करना चाहिए इसकी डिफिकल्टी को रिमूव करने के लिए, तो यहाँ पे वो कर देंगे। फिर प्रोवाइड दैट में लिखा हुआ है कि कोई भी ऑर्डर यहाँ पे एक्सपायरी ऑफ 2 years फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट नहीं हो पाएगा, और जो भी ऑर्डर यहाँ पे दिया जाएगा वो यहाँ पे उसको रखा जाएगा ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास। जैसे ही वो बन गया, मतलब उसको ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के पास रखा जाएगा, जो भी ऑर्डर यहाँ पे बना दिया गया। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में रूल्स बना सकती है कैरी आउट करने के लिए प्रोविजन। तो ये बहुत लेंदी सेक्शन है, तो उसको सिर्फ मैं पढ़ देता हूँ, समझने का इसमें कुछ है नहीं, आप समझ लीजिएगा अगर आपको पढ़ना है।
तो बस इसमें लिखा हुआ इन पर्टिकुलर विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ फॉरगोइंग पावर सच रूल्स विल प्रोवाइड द फॉलोइंग फॉर ऑल और एनी ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स नेमली। सबसे पहले कंडीशंस फॉर कंसीडरिंग रिलायबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इलेक्ट्रॉनिक ऑथेंटिफिकेशन टेक्निक अंडर सबसेक्शन 2 of section 3A. The procedure for attaining electronic signature and authentication under subsection 3 of section 3A. The manner in which the information or method authenticated by the means of electronic signature under section 5. The electronic form in which filing, issue, grant, payment shall be affected by subsection 1 of section 6. The manner and format in which the electronic records shall be filed or issued, and method of payment under subsection 2 of section 6. The manner in which the authorized service provider may collect, retain, or appropriate service charges under subsection 2 of section 6A. The matters related to the type of electronic signature, manner and format in which it may be fixed under section 10. Manner of storing and fixing electronic signature creation data under section 15. Security procedures and practices under section 16. The qualification, experience, terms and condition of the controller, deputy controller, assistant controller, and other officers and employees. The requirements which an applicant must fulfill. Subsection 2 of section 21. The period of validity of license granted under clause A of subsection 3 of section 21. The form in which the application for license to be made. Subsection 1 of section 22. The amount of fees under clause C of subsection 2 of section 22. Such other documents which shall accompany an application for license under clause D of subsection 2 of section 22. The form and fee for renewal of license and fee payable thereof under section 23. The forms of application and fee issue of electronic signature certificate, section 35. The form in which the application for issue of electronic signature certificate may be made under subsection 1 of section 35. The fees to be paid to certifying authority for issue of electronic signature certificate under subsection 2 of section 35. With the duties of subscribers under section 40A. Reasonable security procedures and practices and sensitive personal data or information under section 43A. Manner in which the adjudicating officer shall hold inquiry under subsection 1 of section 46. And qualification and experience in which the adjudicating officer shall possess under subsection 3 of section 46, and the form in which may be filed the fee thereof under subsection 3 of section 57. Other powers of civil code required to be prescribed under clause G of subsection 2 of section 58. The power and function of the chairperson of the appellate tribunal under section 52A. The information, duration, and manner and form of such information to be retained and preserved. Section 67C. The procedures and safeguards for interception monitoring description under subsection 2 of section 69. The procedures and safeguards for blocking access of public information under subsection 3 of section 69A. The procedure and safeguards for monitoring, collecting traffic data or information under subsection 3 of section 69B. Manner of security procedures and practices. The manner of performing function and duty of agency under subsection 3 of section 78. Officers and employees of subsection 2 of section 70B. Salaries and allowance and terms and conditions of Director General and other officers employees under subsection 3 of section 70B. A manner and function of an agency shall be performed under subsection 5 of section 70B.
The guidelines observed by intermediaries under subsection 2 of section 79 and such other modes of encryption section 4 सेक्शन 84 ए। अब जो भी यहाँ पे बना दी जाएंगी इनको 30 डेज के लिए रखा जाएगा। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट अगर डिसॉल्व हो गया तो सक्सेसिव 2 और मोर सेशन में जिस मॉडिफिकेशन वगैरह के साथ जैसे एग्री होंगे उस तरीके से यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगा और कुछ भी तरीके की वैलिडिटी को इफेक्ट नहीं करेगा जो पहले से यहाँ पे हो चुका है। अब सेक्शन 88 जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एडवाइजरी कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल, तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे बनाएगी शैल एज सून एज मे आफ्टर कमिटमेंट ऑफ दिस एक्ट, जैसे ये एक्ट कमिटमेंट हुआ है कॉन्स्टिट्यूट करेगी कमेटी जो कि साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी होगी। तो साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी होगी, वो चेयरमैन और सच नंबर ऑफ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को रिप्रेजेंट करेगी उनका इंटरेस्ट और बिना प्रीजुडिशियली अफेक्ट करेगी जो भी उनके पास स्पेशल नॉलेज है सब्जेक्ट मैटर्स से रिलेटेड जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ठीक लगता है। तो यहाँ पे कौन कौन होंगे, एक चेयरपर्सन होगा और सच नंबर ऑफ ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स होंगे जो रिप्रेजेंट करेंगे इंटरेस्ट प्रीजुडिशियली अफेक्टेड प्रिंसिपली अफेक्टेड और हैविंग नॉलेज इन पर्सन के पास होगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे डीम फिट उनको लगता है। फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है यहाँ पे वो आइदर जनरल या स्पेशल ऑर्डर्स और अदर पर्सन जो भी करेक्ट अदर चीजें यहाँ पे कनेक्टेड इस एक्ट से उन चीजों को देखते हुए उन चीजों का रिकॉर्ड देगी। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जनरल या कोई भी रूल्स अदर पर्पस जो भी कनेक्टेड है इस एक्ट में बता देगी। और जो कंट्रोलर है फ्रेम करेगा रेगुलेशन इस एक्ट में। और देयर शैल बी पेड टू नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ सच कमिटीज, जो भी नॉन ऑफिशियल मेंबर इस कमेटी के उनके ट्रैवलिंग एक्सपेंस और अदर अलाउंस वगैरह दिया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब यहाँ पे पावर ऑफ कंट्रोलर टू मेक रेगुलेशन, तो यहाँ पे कंट्रोलर जो है कंसल्टेशन करने के बाद साइबर रेगुलेशन एडवाइजरी कमेटी से प्रीवियस अप्रूवल लेके सेंट्रल गवर्नमेंट से नोटिफिकेशन इशू करके ऑफिशियल गैजेट में रूल्स वगैरह बना सकता है इस एक्ट में। तो कौन कौन से एक्ट में रूल बना देगा, तो जिस तरीके से डेटाबेस वगैरह को मेंटेनेंस किया जाएगा, डिस्क्लोजर ऑफ रिकॉर्ड और एवरी सर्टिफाइंग अथॉरिटी जो भी क्लॉज है ऑफ सेक्शन 18 में है। फिर कंडीशन एंड रिस्ट्रिक्शन सब्जेक्ट टू विच द कंट्रोलर में रिकॉग्नाइज any foreign certifying authority under subsection 1 of section 19 or terms and condition subject to which the license may be granted in clause 3 of under clause 3 of subsection 3 of section 21. Other standards to be observed by certifying authority under clause D of section 30. The manner in which the certifying authority may disclose the matters जो भी specified है subsection 1 of section 34 में और particular statement जो भी accompany करेंगे किसी भी application of subsection 3 and section 35 में। और जो भी मैनर है कम्युनिकेट करने के यहाँ पे जब भी कॉम्प्रोमाइज हुआ है प्राइवेट की का सर्टिफाइंग अथॉरिटी को अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 42 में, तो जो भी यहाँ पे होगा वही दोनों हाउस ऑफ स्टेट के पास रखा जाएगा सक्सेसिव सेशंस वगैरह में 30 डेज के लिए जैसा भी हो वही सेम चीज़ें यहाँ पे हैं। लास्ट सेक्शन 90 जो है पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू मेक रूल्स, तो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे रूल्स बना सकती है ऑफिशियल गैजेट में कि कैरी आउट करने के लिए प्रोविजंस इस एक्ट के। कौन-कौन से बना सकती है? सिर्फ 2 ही रूल बना सकती है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किस तरीके से फाइलिंग होगी, ग्रांट इश्यू, रिसिप्ट पेमेंट शैल बी अफेक्टेड अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 6 में और जो भी मैटर स्पेसिफाइड है सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 6 में। तो सेक्शन 6 को आप ये मोटा-मोटा याद रख सकते हैं। उनके ऊपर यहाँ पे रूल बनाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट को रहेगी। और फिर जो भी यहाँ पे रूल बनाए जाएँगे वो यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर जैसे ही वो रूल बन जाते हैं, ईच हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर जहाँ पे 2 हाउस स्टेट लेजिस्लेचर हैं, वहाँ पे रखेगी और जहाँ पे 1 ही है तो वहाँ पे 1 के पास ही रखेगी। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं था, आज मिसलेनियस चैप्टर भी हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। हमने ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं किया क्योंकि ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं